Myself Sunita Gehlot with a new e-content topic that is prenatal development गर्भकालीन विकास या गर्भस्थ शिशु का विकास। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, गर्भकालीन अवस्था की परिभाषा। सामान्यतः 9 महीने के विकास समय को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार यह अवस्था 9 माह 10 चंद्रमास या लगभग 280 दिन की होती है। इस समय में कमी व अधिकता भी हो सकती है। कारमाइकेल जो एक चाइल्ड रिसर्चर रहे हैं, उनके अनुसार यह समय कम से कम 180 दिन और अधिकतम 334 दिन का हो सकता है। 9 महीने वाली इस गर्भकालीन अवस्था का प्रसार गर्भाधान के समय से लेकर जन्म के पहले तक होता है। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में विकास की गति बहुत तीव्र होती है और जो भी परिवर्तन होते हैं वह मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। समस्त शरीर रचना, भार तथा आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो यह थी डेफिनेशन प्रीनेटल डेवलपमेंट की। अब आता है कंसेप्शन की परिभाषा, यानी गर्भाधान क्या है। गर्भाधान की क्रिया माता और पिता के अंडाशु जिसे ओवम कहते हैं तथा शुक्राणु जिसे स्पर्म कहते हैं के संयोग से होती है। स्त्री और पुरुष दोनों में उत्पादक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें गोनाड्स कहते हैं। पुरुष की उत्पादक ग्रंथि को वृषण तथा स्त्री की उत्पादक ग्रंथि को डिंब ग्रंथि कहते हैं। इन उत्पादक ग्रंथियों में उत्पादक कोशों का निर्माण 13 से 40 वर्ष की अवस्था तक होता है। प्रत्येक 28 दिनों में स्त्री की डिंब ग्रंथि से एक अंडाशु परिपक्व होकर गर्भनालिका में आता है और लगभग उसमें 7 दिन तक रहता है। इस अवधि में यदि इसका संयोग पुरुष शुक्राणु से हो जाता है तो अंडाशु गर्भित हो जाता है। यही क्रिया गर्भाधान यानी कंसेप्शन कहलाती है। गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म पूर्व तक की संपूर्ण अवस्था गर्भकालीन अवस्था कहलाती है, जो कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 334 दिन की होती है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गर्भकालीन विकास की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। गर्भकालीन विकास में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म के पूर्व तक चलती है। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। इस अवस्था में मुख्यतः शारीरिक विकास ही होता है। समस्त शरीर रचना, भार, आकार तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। अब आता है स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसे 3 भागों में बांटा गया है: द पीरियड ऑफ ओवम, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड द पीरियड ऑफ फीटस। हम एक एक करके देखते हैं। पहली अवस्था है द पीरियड ऑफ ओवम। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। इसका आकार ऑलपिन के सिर के बराबर होता है और इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, किंतु ऊपर से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं ही करता है, किंतु 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसी क्रिया को आरोपण कहते हैं और यह क्रिया गर्भाधान के 10 दिन बाद होती है। गर्भाशय की दीवार में जिस स्थान पर गर्भित अंडाशु आरोपित होता है, वहाँ की दीवार का पृष्ठभाग गर्भनाल यानी प्लासेंटा के रूप में विकसित होता है। इसे अपरा या आंवल भी कहते हैं। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में यह लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर व्यास की तथा 450 ग्राम भार की होती है। शिशु जन्म के समय यह स्वतः ही गर्भाशय की दीवार से अलग हो जाती है। गर्भनाल मां के रक्त से शिशु को पोषित करने का कार्य करती है। गर्भनाल का निर्माण शिशु और मां दोनों के ही शरीर के भागों से बनती है। इसमें गर्भाशय की दीवार की भीतरी परत तथा गर्भित अंडाशु की बाह्य परत सम्मिलित रहती है। चौथे माह से गर्भस्थ शिशु का पोषण नाभि रज्जु की 2 धमनियों द्वारा होने लगता है। नाभि धमनियाँ शुद्ध रक्त माँ के शरीर से लेकर गर्भनाल तक
पहुंचाती है, जिससे शिशु का पोषण होता है। अतः भ्रूण का पोषण नाभि रज्जु द्वारा गर्भनाल से रक्त प्राप्त करके होता है। भ्रूण की आंतरिक परत एमनियन झिल्ली के अंदर प्रारंभ से ही पीले रंग का तरल पदार्थ भरना आरंभ हो जाता है, जो शिशु को चारों ओर से घेरे रहता है। इसका प्रमुख कार्य शिशु को बाह्य आघातों से बचाना है। यह तरल पदार्थ गर्भाशय के तापमान को एक सा बनाए रखता है। प्रसव के समय यह थैली फट जाती है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। तो यह था डिंब अवस्था, जिसमें हमने जाइगोट के बारे में देखा और आरोपण क्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा जो पीरियड है वो आता है एम्ब्रियो यानी भ्रूणा अवस्था। एम्ब्रियो को भ्रूण बोलते हैं, तो ये भ्रूणा अवस्था है। ये गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है, जो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, जिससे भ्रूण के अंदर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा भार लगभग 200 ग्राम हो जाता है। इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप नवजात शिशु के समान नहीं होता है। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे प्रतीत होते हैं। नाक में भी केवल एक छिद्र होता है और माथा काफ़ी चौड़ा दिखाई देता है। भ्रूणावस्था में जो भी विकास होता है वह 3 परतों में होता है। प्रथम परत को बाह्य परत कहते हैं। इससे त्वचा, बाल, नाखून, दांत, त्वचा ग्रंथियां तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। द्वितीय और मध्य परत मेसोडर्म कहलाती है। इससे त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी और आंतरिक परत एंडोडर्म कहलाती है। इससे संपूर्ण पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत तथा विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सभी शारीरिक विकास जो हैं, शारीरिक अंगों की जो बनावट है वो इसी अवस्था में होती है। अनुपयुक्त तथा असंतुलित भोजन, मानसिक तनाव, संवेगात्मक आघात, रोग व चोट, गर्भकालीन एक्सरे, गर्भकालीन औषधियाँ सभी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। अतः गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वह इस अवस्था में सावधानी से कार्य करें और सावधानी बरतें। तीसरी जो अवस्था आती है वो है पीरियड ऑफ फीटस यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भकालीन विकास की तीसरी और आखिरी अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। यह तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक होती है। यह अवस्था निर्माण की ही नहीं अपितु विकास की होती है, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था के प्रारंभ होने से अंत तक प्रत्येक गर्भस्थ शिशु सिर्फ भार तथा लंबाई के अंतर्गत ही निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसमें तीसरे माह, चौथे माह, 5वें माह, 6ठे माह, 7वें और 8वें माह तक जो बच्चे की लंबाई और जो भार है उसमें वज़न जो है वो बढ़ता चला जाता है और लंबाई में भी वृद्धि देखी जाती है। 9वें माह में शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है, सिर पर घने बाल आ जाते हैं। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर से खिसकने लगता है और जन्म तक इसी अवस्था में रहता है। शिशु के जन्म के लिए 275 से 280 दिन की अवधि जो है वो आवश्यक होती है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, जिनको 3 पार्ट्स में हमने अभी पढ़ा। अब आता है गर्भकालीन अवस्था में संवेदनात्मक विकास यानी सेंसरी डेवलपमेंट इन प्रीनेटल स्टेज। गर्भकालीन अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी ज्ञानेंद्रियों का विकास किस सीमा तक होता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भस्थ शिशु में क्रियात्मक क्षमताएं पहले आती हैं तथा संवेदनिक क्षमताएं हैं वो बाद में विकसित होती हैं। गर्भाशय में तापमान तथा प्रकाश की दशाएं सदैव समान रहने के कारण आँखों और त्वचा द्वारा कोई भी उत्तेजना स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं की जाती है। इसी प्रकार मुंह और नाक की निधि में तरल पदार्थ भरा रहने के कारण स्वाद तथा गंध की अनुभूति भी बच्चे को उत्तेजित
उत्तेजित नहीं कर पाती है। जन्म के 4 महीने पूर्व फोबिया और 2 माह पूर्व रेटिना, आँखों का रेटिना बनकर तैयार हो जाता है, किंतु निरंतर अंधकार में रहने के कारण आँखों को प्रकाश की उत्तेजना प्रभावित नहीं कर पाती है। कानों का विकास भी पूर्ण रूप से जन्म के पूर्व ही हो जाता है, किंतु कान में द्रव्य भरा रहने के कारण गर्भस्थ शिशु को ध्वनि की उत्तेजना नहीं होती है। संवाद संवेदना से संबंधित सभी अंग भी जन्म के पूर्व ही विकसित हो जाते हैं, किंतु जन्म के पूर्व यह अंग स्वाद की उत्तेजना से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। नाक की संरचना भी गर्भावस्था में पूर्ण हो जाती है, किंतु गर्भस्थ शिशु को गंध की संवेदना नहीं होती है। स्पर्श की संवेदना सबसे पहले नाक और मुंह के भागों में विकसित होती है, फिर क्रम से शरीर के अन्य भागों में फैलती है। ताप की संवेदनशीलता जन्म के पूर्व विकसित हो जाती है, जिसमें गर्मी की उत्तेजना कम और ठंड की उत्तेजनाएं अधिक मात्रा में शिशु को प्रभावित करती है। तो ये था गर्भकालीन अवस्था में संवेदनात्मक विकास। अब आता है गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास, जिसे मोटर डेवलपमेंट भी बोला जाता है। गर्भकालीन अवस्था में तीसरे माह में ही गर्भस्थ शिशु की मांसपेशियों का विकास हो जाने के कारण इसकी क्रियाशीलता प्रारंभ हो जाती है। फलस्वरूप गर्भस्थ शिशु गर्भाशय में गति करने लगता है। यह गतिशीलता 6वें से 8वें माह तक अधिक रहती है और उसके बाद कम हो जाती है। गर्भकालीन अवस्था के प्रारंभिक माह में यह गतिशीलता सिर के भाग में अधिक होती है, परंतु बाद के महीनों में यह धीरे धीरे हाथ और पैरों में बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार माँ की थकान और संवेगात्मक अस्थिरता शिशु की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। गर्भकालीन अवस्था में शिशु का जो क्रियात्मक विकास दिखाई पड़ता है, उनमें गर्भस्थ शिशु का उलटना, करवट बदलना, शरीर को मोड़ना, पैर पटकना, हाथ फेंकना, सिर से धक्का देना आदि प्रमुख हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जो शिशु गर्भ में अधिक क्रियाशील रहते हैं, उनका भार कम हो जाता है, क्योंकि क्रियाशीलता से शक्ति का अधिक व्यय होता है। इसी तरह माँ का भय और क्रोध की संवेगात्मक अनुभूति गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता को एकाएक बहुत बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त माँ की सक्रियता तथा थकान का भी प्रभाव शिशु की क्रियाशीलता पर पड़ता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कि सप्ताह से लेकर महीनों तक यानी 9 महीने के पीरियड तक निरंतर देखा जा सकता है। इस प्रकार एक स्वस्थ शिशु का वजन जन्म के समय 3 से 3.7 किलोग्राम तथा लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। शिशु जन्म के कुछ घंटे पूर्व गर्भवती स्त्री के कमर के आसपास व नीचे दर्द होता है, जिसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। यह दर्द इस कारण से होता है कि शिशु गर्भाशय से बाहर आने की कोशिश करता है, जिससे गर्भाशय की मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे गर्भाशय का द्वार फैलने लगता है और शिशु योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। तो ये था मोटर डेवलपमेंट इन प्रीनेटल पीरियड्स। अब लेते हैं गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो पूरी की पूरी 9 महीने की गर्भकालीन अवस्था को प्रभावित करते हैं। तो वो हैं, पहला, माँ का आहार। गर्भाधान के 10 दिन बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ पर आश्रित हो जाता है। अतः गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो जाता है कि माँ का आहार संतुलित व पौष्टिक हो। उसमें शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन, ऊर्जा उत्पादक के लिए कार्बोस तथा वसा तथा शरीर रक्षात्मक खनिज तथा विटामिन व पौष्टिक तत्वों का सम्मिश्रण गर्भवती स्त्री की शारीरिक मांग के अनुसार हो। यदि गर्भकालीन अवस्था में माँ को संतुलित व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, तो इसका दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु की लंबाई, भार व शारीरिक शक्ति, अस्थि, दांत तथा आँखों आदि पर पड़ता है। तो यह था माँ का आहार
और इसका प्रभाव गर्भकालीन विकास के लिए। अब आता है माँ का स्वास्थ्य। स्वस्थ शिशु के विकास के लिए माँ का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि गर्भवती माँ की बीमारियों का गर्भस्थ शिशु के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ गंभीर संक्रामक बीमारियाँ या रोग जैसे सिफिलिस, गोनोरिया आदि यदि गर्भवती माँ पीड़ित है तो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर इनका भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इनसे गर्भपात हो सकता है, शिशु जन्म से अंधा, बहरा और मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। इसी प्रकार यदि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के पहले या दूसरे माह में खसरा निकल आए तो इसका दुष्प्रभाव भी गर्भस्थ शिशु के हृदय व कानों पर हो सकता है। इसी तरह यदि गर्भकालीन अवस्था में माँ को मलेरिया हो जाए और निदान के लिए अधिक मात्रा में कुनेन औषधि माँ के शरीर में पहुँच जाए तो इसका दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु के कान के भीतरी भाग पर दिखाई पड़ता है, जिससे शिशु के बहरे होने का भय रहता है। इस प्रकार अन्य औषधियाँ जो गर्भकालीन अवस्था में बुखार, पाचन विकार, दर्द आदि के निवारण हेतु ली जाती हैं, वे सभी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दवाओं से शिशु को शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक क्षति भी पहुंचती है। तीसरा जो है कारक है वो है मादक द्रव्य तथा तंबाकू। मादक द्रव्य तथा तंबाकू शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यदि गर्भवती स्त्री गर्भकालीन अवस्था में तंबाकू या मादक पदार्थों का सेवन करती है तो इसका दुष्प्रभाव शिशु के हृदय तथा स्नायु स्थान पर पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भकाल में शराब का सेवन करती हैं तो गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इसी प्रकार तंबाकू वगैरह में निकोटिन पाया जाता है, जो कि शिशु के सामान्य रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। अधिक तंबाकू और शराब पीने से गर्भपात भी हो सकता है। इसी तरह कुछ जो है पिता जो है उसके शुक्राणु भी अगर ये शराब का सेवन करने से कम होते हैं तो या सही नहीं होते हैं तो वंशानुक्रम प्रक्रिया के द्वारा बच्चे में शारीरिक व मानसिक दुर्बलताएं स्थानांतरित कर देते हैं। अतः माता और पिता दोनों में से यदि कोई भी शराब या तंबाकू या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है तो इससे शिशु का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट फैक्टर है माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ। माँ की गर्भकालीन संवेगात्मक अनुभूतियाँ गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भवती माँ की कष्टदायक संवेगात्मक अनुभूतियाँ बच्चों में जन्म के बाद अस्थिरता, सक्रियता तथा बेचैनी के लक्षण उत्पन्न करती है। ऐसे बच्चे अधिक रोते हैं और भली प्रकार से सो नहीं पाते हैं। इसके विपरीत जिन माताओं को गर्भकाल में सुखद अनुभूतियाँ होती हैं उनके बच्चे प्रसन्नचित्त, स्वस्थ तथा बहिर्मुखी होते हैं। फिर आता है माता पिता की उम्र। माता पिता की आयु शिशु के विकास को कुछ सीमा तक प्रभावित करती है। हरलॉक के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह टर्मन ने भी प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि 30 वर्ष से कम आयु के पिता और 26 वर्ष से कम आयु वाली माता के बच्चे अधिक आयु वाले माता पिता के बच्चों से अधिक बुद्धिमान थे। शारीरिक रूप से समान आयु वाले माता पिता के बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जिन माता पिता की आयु में अंतर अधिक होता है उनमें से किसी एक पक्ष के जीन्स कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। फिर आता है जन्म का महीना। जन्म का महीना भी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हरलॉक ने अपने अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर बताया कि जन्म का महीना शिशु के बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। बसंत और गर्मी में उत्पन्न बच्चों की बुद्धिलब्धि जाड़े में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि से अधिक होती है। ऐसे बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियां भी सर्दी के महीनों में उत्पन्न बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, किंतु अधिकांश वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि प्रीनेटल डेवलपमेंट पीरियड को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।